बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आपको मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ कि ख्वाजा आसिफ को पकड़ा क्यों गया है। यानी आपको ये तो पता चल गया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी पता चल गया करप्शन का केस है, लेकिन इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। वो केस मैं आपको समझाता हूँ जिस वजह से ख्वाजा आसिफ को पकड़ा गया है। अब पकड़ा गया है, अपोजिशन कह रही है बड़ी सख्त ज्यादती हो गई, बेचारे ईमानदार इंसान थे, ऐसे उनकी तस्वीरें लगा रहे हैं जैसे बॉर्डर पे शहीद हो गए हैं लड़ते हुए। ऐसा तो नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब करप्शन में पकड़े गए हैं। जितना मर्जी बड़ा पॉलिटिकल नाम हो, मुझे उसका कोई दबाव नहीं लेना और आपको भी नहीं लेना चाहिए। जितना बड़ा नाम होगा तो क्या करप्शन की बात नहीं करेंगे? कोई बहुत बड़ा और तगड़ा नाम होगा तो क्या हम बताएंगे नहीं कि उसने क्या किया है? जो हमारे मुल्क का वफादार नहीं है, जो करप्शन करेगा, उसकी कहानी बाहर रखेंगे। अगर बेगुनाह साबित कर सकते हैं तो कर दें अपने आप को, लेकिन जो एलिगेशन है और जो सबूत सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, इस वीलॉग में भी रखूंगा। और मैं कुछ और तहकीकात कर रहा हूं। ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर कुछ और लोग हैं, उनके केसेस इंशाल्लाह मैं स्टडी करूंगा। उनकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जड़ तक जाऊं कुछ सोर्सेज के जरिए से, फिर आप तक वो इतलात भी मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब क्यों पकड़े गए, इन्होंने ऐसा क्या किया, वो मैं इस वीलॉग में आपको तफसील से बताऊंगा। 6 बड़े इल्जामात हैं इनके ऊपर, और इसके अलावा इनके दीगर केसेस भी हैं जो आने वाले दिनों में खुलेंगे, जिसमें इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, इनके घर के लोग इन्वॉल्व हैं। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कौन कौन इन्वॉल्व है, लेकिन आपको बताऊंगा कि किस किस ने कहां कहां पैसे दिए और किस किस तरह से रिश्वत दी, और इसमें पैसों का कौन सा हिस्सा हमजा शहबाज को पहुंचाया गया, और फिर वो पैसे घूमते घुमाते कैसे पार्टी फंड के नाम के ऊपर एक जाली कंपनी में गए, और वहां से फिर शहबाज, ये वो टीटी स्कैंडल जो है उसमें भी ख्वाजा साहब आएंगे और फंसेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये केस उस केस से अलग है। ख्वाजा साहब ने क्या किया वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब का जरा थोड़ा सा जिक्र कर लें। मौलाना साहब बहुत ज्यादा हॉट वाटर्स में, गर्म पानियों में फंस गए, मुश्किलात के अंदर भंवर हैं, उससे निकल नहीं पा रहे, गोतों पे गोते आ रहे हैं। अपनी पार्टी पीठ दिखा रही है। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पार्टी में इलेक्शन करवाएं मौलाना साहब, आप आके जबरदस्ती पार्टी के हेड बन के बैठे हुए हैं, तो ये फेशे कुछ नहीं होता, फजलुर रहमान कुछ नहीं होता। JUI पाकिस्तान है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, इधर इलेक्शन करवाएं, आपके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा हो, आप जीत जाएं बन जाएं सदर, आप हार जाएं तो फिर नाम भी मत लीजिएगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत मुश्किलात में हैं, और जिस तरह वो डीफेम हुए हैं, नहीं लगता कि वो अपनी पार्टी में इंतखाब जीत पाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक सवालनामा भेजा गया नैब की जानिब से, एक दिन नहीं 2 दिन भेजा गया। 22 तारीख को भेजा गया इसी महीने की, दिसंबर की, और 23 तारीख को दोबारा भेजा गया दिसंबर की। ये जो सवालनामा भेजा गया नैब पेशावर ने भिजवाया कि मौलाना साहब आते ही नहीं है, जवाब ही नहीं देते। जब बुलाते हैं तो कहते नहीं, बंदे लेके आऊंगा 2-3 लाख, नैब के दफ्तर पे हमला कर दूंगा जैसे मरीम नवाज ने किया था। तो मौलाना साहब के बंदे तो पत्थर भी ज्यादा मारेंगे, डंडे भी ज्यादा मारेंगे। नैब वाले बेचारे अब कोई हथियारों से तो नहीं लड़ते, वाइट कॉलर क्राइम पकड़ने वाले लोग हैं, वो बेचारे कहाँ अब स्टूडेंट के साथ झगड़ा करते फिरेंगे। और मौलाना साहब के बाद तो अपनी फौज भी है डंडों वाली, तो वो उन्होंने डर के मारे फिर नैब ने बुलाया ही नहीं, जैसे लाहौर नैब ने मरीम नवाज को दोबारा नहीं बुलाया। तो मौलाना साहब ने जो है वो नैब को दोबारा नहीं बुलाया, लेकिन उनको सवालनामा भिजवाया कि जनाब आप सवालों के जवाब तो देना मौलाना साहब, किसी कानून के तहत कोई सवाल के जवाब ही दे दें। आप बता दें कि आपके जराए आमदन कहाँ से आए, जितने बड़े आपने एसेट्स बनाए हैं, जितनी बड़े आपके पास इमारात मौजूद हैं, आपके पास गाड़ियां मौजूद हैं, आपके पास कारोबार मौजूद हैं, आपके पास बैंक बैलेंस मौजूद है, आपकी फैमिली के पास बहुत सारे अमीर हो गए हैं सब लोग, तो इन सब के पास ये सब कुछ कहां से आया, इसका जवाब दें मौलाना साहब। सवालनामा लिखकर उन्होंने भेजा 22 तारीख को, नहीं लिया मौलाना साहब ने, उनके घर वालों ने। 23 तारीख को फिर भेजा उनके घर पे, फिर नहीं लिया। चौकीदार कहता है मौलाना साहब घर पे नहीं है, हम नहीं ले सकते। तो मौलाना साहब तो सवालात नहीं ले रहे, तो फिर गिरफ्तारी की तरफ जा रहे हैं खुद ही, और गिरफ्तार करेंगे तो कहेंगे एक और ज्यादती हो गई। पहले सवालों के जवाब नहीं देते, फिर गिरफ्तार करो तो कहते हैं ज्यादती हो गई। अब इसी तरह ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब भी सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे, और जब वो जवाब नहीं दे पाए थे तो फिर उनको गिरफ्तार किया गया ताकि मजीद तहकीकात की जा सकें, क्योंकि अब वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे। चेयरमैन नैब ने उनके वारंट जारी किए और उनको गिरफ्तार करवाया। अब उनके ऊपर केस क्या है, पहले केस सुने, फिर आपको बताता हूं कि PMLN क्या कह रही है और बाकी जमातें क्या कह रही हैं। नंबर 1, आमदन से जायद असासा जात बनाए हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, पहला इल्ज़ाम उनके ऊपर। आमदन से जायद असासा जात बनाए हैं
ज़राए आमदन को और उनकी मुंतकली को छुपाया है, असासा जात की नौइयत को भी छुपाया है। ये पहला इल्ज़ाम है उनके ऊपर। और दूसरा इसमें नुक्ता यह है कि इनके ऊपर जो केस बनाया गया है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 की शिक नंबर 5 के तहत और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में किसकी हुकूमत थी? 2010 में हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की। 2010 में कौन था उनके साथ? PMLN थी। तो 2010 में कौन था? पाकिस्तान के जो अदलिया के चीफ जस्टिस थे वो नवाज शरीफ साहब के फेवरेट जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, जो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनने देते थे जो कानून पसंद ना हो। मियां नवाज शरीफ साहब को या चलें जो कानून गलत हो, गलत कानून नहीं बनने देते थे और गलत चीज़ नहीं करने देते थे, इवन पार्लियामेंट को भी या हुकूमत को भी, इफ्तिखार चौधरी साहब। तो उनके दौर के अंदर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना 2010 में, वो उनके दौर में बना और उसके सेक्शन 3 के तहत ये तहकीकात चल रही है ख्वाजा साहब पे। अब ज़रा देख लें ये कानून है क्या। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो ख्वाजा साहब की जो शिक नंबर 5 है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की 1999 का जो एक्ट है, उसकी शिक नंबर 5 क्या है? इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम है वो ख्वाजा आसिफ साहब पे है। और इसको अगर आप डिटेल से पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला इसका पोर्शन है वो ये बता रहा है, वो गिल्टी या मुजरिम करार दिया जाएगा या मुल्जिम करार दिया जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग का अगर वो शख्स एक्वायर करता है, कन्वर्ट करता है यानी तब्दील करता है, और पोजेस करता है या अपने पास रखता है, यूजेस इस्तेमाल करता है या ट्रांसफ़र करता है, मुंतकिल करता है प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीज़न, यानी ये जानते हुए, रीज़न टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि ये जुर्म के ज़ुमरे में आता है। अगर वो शख्स फिर भी ये करता है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है। ये इसकी एक डेफिनेशन है और ख्वाजा साहब इसके ऊपर उनका केस पूरा उतरता है। कैसे, मैं आपको भी बताता हूँ। इसके अलावा इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, ये पूरा एक्ट मौजूद है मेरे पास, मैंने भी इसको पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये ख्वाजा साहब से पूरा उतरता है। इसी तरह जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की डेफिनेशन है, ख्वाजा साहब उस पर भी पूरा उतरते हैं, क्योंकि वो उसकी पूरी एक शिक नंबर 5 है वो मौजूद है 1999 के कानून की, वो भी ये बता रही है कि कैसे ख्वाजा साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर के उसके ऊपर मेयार के ऊपर पूरा उतरते हैं। वह सदर होता है, वज़ीर आज़म होता है, मिनिस्टर्स होते हैं और बहुत सारे जो लोग पब्लिक मनी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, तो ख्वाजा आसिफ उनके अंदर शामिल है। तीसरा ख्वाजा साहब पे इल्ज़ाम, 1991 में जब ख्वाजा साहब सियासत में नहीं आए थे, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बने थे, तो उस वक्त उनके पास 51 लाख रुपए थे जो उन्होंने जमा करवाए थे, बताया था गोशवारों में 51 लाख रुपए उनके पास थे। उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा काबिल फ़ख्र कारनामा पाकिस्तान में नहीं किया कि बहुत बड़े बड़े वो कारोबार करते रहे हों, लेकिन 2018 में उनके पास 221 मिलियन जमा हो गए जो सिर्फ उन्होंने अपने असासों में ज़ाहिर किए हैं। ये 221 मिलियन वो हैं जो असासों में ज़ाहिर किए, जो नहीं किए वो इससे बहुत ज़्यादा हैं, जिनके ऊपर अभी केस चल रहा है। बहरहाल 2018 में ये पैसे इतने ज़्यादा कैसे हो गए, और ये ज़ाहिरी तौर पे उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते, यानी असासे 221 मिलियन के हो गए हैं, कमाया कहाँ से इसका कोई जवाब नहीं, ये आए कहाँ से इसका कोई जवाब नहीं, ये ज़्यादा कैसे हो गए इसका कोई जवाब नहीं। चौथा इल्ज़ाम ख्वाजा आसिफ साहब पे ये है कि UAE की एक फर्म है और बड़ी तगड़ी फर्म है, आप उसको जाके इंटरनेट पे भी सर्च करें, ये है जी MSIMECO IMCO, और ये जो एनर्जी दैट ड्राइव द वर्ल्ड, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एनर्जी या तवानाई जो दुनिया को ड्राइव करती है, ये इसका मोटो है। ये एक एनर्जी बनाने वाली बहुत बड़ी फर्म है जो एनर्जी के शोबे में काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी के शोबे में काम करती है। तो इस किस्म के शोबों में काम करने वाली ये जो कंपनी है, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये शो किया कि मैं इस कंपनी का मुलाजिम था। UAE की एक फर्म है जिसका नाम है IMCO, MS IMCO, मैं इसका एक मुलाजिम था। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये शो किया। ये कंपनी क्या काम करती है? तवानाई पैदा करती है। ख्वाजा साहब पाकिस्तान में किस चीज़ के वजीर थे? वफाकी वजीर पानी व बिजली, तवानाई के वजीर थे। अब आप गौर करें कि एक आदमी पाकिस्तान के अंदर एक वजारत में मौजूद है और वजीर है, और उसी वजारत से रिलेटेड एक कंपनी है जो काम करती है UAE में, वो वहां उस कंपनी में मुलाजमत भी कर रहा है।
ये तो हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि मैं यहां पे काम कर रहा हूं, बिजली का वजीर हूं और वहां बिजली बनाने वाली कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, तो मैं तो उस कंपनी को जितना मर्जी फायदा दे दूं वजीर होने के तहत, जितने मर्जी सौदे उस कंपनी के साथ करूं, जितनी मर्जी बात उस कंपनी के साथ बढ़ाऊं। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात आपसे कर रहा हूं कि कैसे ख्वाजा आसिफ साहब एक ऐसी कंपनी में मुलाजमत करते रहे हैं जिसकी वजारत उनके पास खुद मौजूद थी पाकिस्तान में। ख्वाजा साहब ने यह दावा किया इन तहकीकात के दौरान कि 13 करोड़ रुपए मैंने तनख्वाह के तौर पे आयमको नामी इस कंपनी से हासिल किए हैं। ख्वाजा साहब दौरान तफ्तीश कोई ऐसा सबूत या कागज़ पेश नहीं कर सके जो इस बात को साबित करे कि ये जो 13 करोड़ रुपया उनको मिला है, जो यूएई से उनके पास आया है, जो उनके पास बैरून मुल्क से आया है, ये 13 करोड़ रुपया किसी तनख्वाह की मद में उन्होंने हासिल किया है। कोई सैलरी स्लिप नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड नहीं है, कोई बैंक की रसीद नहीं है, किसी तरीके से वो साबित नहीं कर सके कि ये पैसा जो 13 करोड़ रुपया मैं कह रहा हूं कि मुझे इस कंपनी ने तनख्वाह दी है, वो साबित हो जाए कि इसी कंपनी ने मुझे 13 करोड़ रुपए की तनख्वाह दी है। यानी अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और वो मुझे 10-12 करोड़ रुपया देती है, दुनिया में कहीं भी है, और मुझे पाकिस्तान में पकड़ लिया जाता है कि जनाब आपको ये पैसे कहां से आए, मैं उस कंपनी को एक लेटर लिखूंगा सिंपली कि जनाब मैं आपसे तनख्वाह ली हुई है, मुझे आप इसका एक सर्टिफिकेट बना के दे दें। तो ख्वाजा साहब वो सर्टिफिकेट तक नहीं दे सके, साबित नहीं कर सके कि ये पैसा जो 13 करोड़ उनके पास आया है ये उनकी हक हलाल की तनख्वाह की कमाई है। और जो जो ये साबित ना करना जो है, इसके ऊपर जो एलिगेशन उन पर लगा वो ये है कि जाली ज़राए आमदन से उन्होंने अपनी रकम को कानूनी साबित करने की कोशिश की। ये जो रकम है जो मुबैना तौर पे हो सकता है ये रिश्वत की हो सकता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, हो सकता है ये कोई 2 नंबर रकम है, और इसको लीगल साबित करने के लिए उन्होंने एक जाली नौकरी साबित की कि मैं फलां कंपनी में नौकरी करता था, वहां से 13 करोड़ आया है। लेकिन उस कंपनी का कोई सबूत ख्वाजा आसिफ साहब बार बार नैब के पूछने के बावजूद नहीं दे सके। 5वां इल्ज़ाम, तारिक मीर नाम का एक मुलाजिम है जी ख्वाजा आसिफ साहब का, और ये जो तारिक मीर नाम का मुलाजिम है उसके नाम के ऊपर एक कंपनी बनी हुई है, तारिक मीर एंड कंपनी। आपको याद है मैंने आपको बताया था शबाशिर साहब के जो मुलाजमीन है फीड मिल के अंदर या कहीं इधर उधर, वो चपड़ासी टाइप के मुलाजमीन है, उनकी कंपनियां बनी हुई बहुत बड़ी बड़ी, और उनके अकाउंटों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए डाले जा रहे हैं। इसी तरह यही फार्मूला जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने रखा। तारिक मीर नामी एक मुलाजिम, उसके नाम पर एक कंपनी बनाई तारिक मीर एंड कंपनी, और इसके जो कंपनी का अकाउंट था उसमें 40 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो जमा हो जाती है आके। और अभी तक तमाम तर इन्वेस्टिगेशन के बाद ख्वाजा आसिफ साहब या वो तारिक मीर साबित नहीं कर सका कि ये 40 करोड़ कहां से आए, उनके जराए नहीं बता सके। बस अचानक 40 करोड़ आया, उसके अंदर पड़ गया। भाई ये 40 करोड़ किस चीज का था? किसी ने आपको तरस खा के दे दिया, किसी ने आपको भीख दे दी 40 करोड़ की, या किसी ने आपसे कोई गलत काम करवा के आपको पैसा दे दिया, तो आज तक नहीं बता पाए कि ये 40 करोड़ इस जाली कंपनी के अंदर कहां से आया। अब आ जाए 6वां इल्जाम, बैरून मुल्क मुलाजमत के दौरान ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान में ही रहे। यानी अगर मैं कहीं मुलाजमत कर रहा हूं, मुझे 13 करोड़ रुपए तनख्वाह मिल रही है, तो क्या सिर्फ इस बात की मिल रही है कि मैं पाकिस्तान में वजीर हूं लिहाजा आप मुझे 13 करोड़ रुपए तनख्वाह देंगे, या मुझे इसलिए मिल रही है कि मैं एक बासरा आदमी हूं, आपने बस मुझे तनख्वाह देनी है, काम मेरे से आपने कोई नहीं लेना? तो ये तो फिर 2 नंबरी हो गई ना, जो आपको तनख्वाह देता है वो आपसे काम लेता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब इस दौरान में जब वो मुलाजमत कर रहे थे आयमको कंपनी के अंदर यूएई में, तो उस दौरान ख्वाजा साहब पाकिस्तान में ही मौजूद रहे, और बैरून मुल्क मुलाजमत सिर्फ कागजात की हद तक उनकी महदूद रही, ताकि ज़राए आमदन जो है वो साबित कर सकें कि जनाब ये 13 करोड़ रुपये मेरा जो है हक हलाल का है, ये कोई हराम का नहीं है। अच्छा, आमदन का कोई कागजी सबूत जो है वो अभी तक ख्वाजा आसिफ साहब फराहम नहीं कर सके हैं। अब ये तो हो गया ख्वाजा आसिफ साहब का केस, और इसकी मजीद तफसीलात मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन इसकी मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी हैं कि इन्होंने क्या किया, किस तरह किया और किस वजह से पकड़े गए। अब ख्वाजा साहब को बार बार बुला के नैब पूछती, बताएं जी कोई कागज़ दें कि ये आपकी तनख्वाह थी, नहीं दे पाए। बार बार बुला के कहते थे ये 40 करोड़ रुपया ये आपके मुलाजिम के अकाउंट में कहाँ से आया, मुलाजिम को कहते थे, वो कहते थे ख्वाजा साहब के पैसे हैं, मुझे नहीं पता, ये ख्वाजा साहब के पैसे हैं। ख्वाजा साहब से पूछते थे, ख्वाजा साहब कहते थे मुझे नहीं पता, तो उसके भी कोई सबूत नहीं दे सके। फिर ये जो कानून है नैब का वो बड़ा वाज़ेह है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बना, जब पीएमएलएन उनके साथ बड़ी खुश थी, जब इफ्तिखार चौधरी साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उस दौर में ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना 2010 का। उसका सेक्शन 3
और एनआरओ का शिक नंबर जो 5 है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, सॉरी एनएओ का 1999 की जो ये कानून है, ऑर्डिनेंस, इसकी शिक नंबर 5 के तहत ख्वाजा आसिफ साहब अब एक मुलजिम है और नैब की हिरासत में है। अब मियां नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं और मरियम नवाज क्या कह रही हैं, जरा इस पे आ जाएं। मरियम नवाज कह रही है कि मैं हल्फन कह रही हूं कि ख्वाजा आसिफ ने मुझे बताया कि मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ होने पर केसेस से पीछे हटने का कहा गया। यानी मुझे कहा गया मरियम नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ हो जाओ। ख्वाजा आसिफ साहब ने आकर मरियम नवाज को यह बताया कि मेरे ऊपर दबाव डाला है, कुछ लोगों ने मुझे मिले हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि आप नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ हो जाएं, आपके केसेस 15 से 20 दिन के अंदर ख़त्म। तो ख्वाजा आसिफ ने उनको जवाब दिया कि मुझे जो सज़ा देनी है दे लो, मैं नवाज शरीफ के बयानिए से पीछे नहीं हट सकता, नवाज शरीफ का साथी हूं, उसका साथ दूंगा। अब ये ख्वाजा आसिफ ने बताया मरियम नवाज को। मरियम नवाज कह रही है मैं हलफन कह रही हूं, लेकिन वो नाम मैं नहीं बता सकती जिन्होंने आके ख्वाजा आसिफ को ये ऑफर करवाई है। नाम क्यों नहीं बता सकती? ताकि ऑफर वैलिड रहे। नाम क्यों नहीं बता सकती? ताकि दोबारा भी ऑफर आ जाए। नहीं, नाम आपको तो सबसे पहले चीख के नाम बताना चाहिए था। फलां बंदा है जी जिसने ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार करवाया। ये बंदा कह रहा था कि जनाब मैं तुम्हें छुड़वा देता हूं, अब इसको बोलें ये जिम्मेदार है। तो ये एक झूठा इल्ज़ाम इसलिए लग रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही तो बड़े अरसे से इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ हैं और नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ हैं। उनके केस अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो गए? बहुत सारे और लोग हैं जो इमरान खान के बयानिए के साथ और नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ हैं, उनके केसेस ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? उस्मान बुज़दार का छोटा सा शराब वाला केस है, होल्ड पे गया हुआ है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो इस तरह अगर केसेस ख़त्म होते तो और बहुत सारे लोगों के हो जाते। केसेस ऐसे ख़त्म होते नहीं। ये ख्वाजा साहब ने या तो बड़क मारी है मरियम नवाज के सामने, तो या मरियम नवाज साहबा ने जैसे माजी में झूठ बोला वैसे एक झूठ और बोल दिया है। मरियम नवाज ने कहा कि मैं अदलिया से कहूँगी कि कौम आपसे उम्मीद लगा के बैठी हुई है, नैब दहशतगर्दी कर रही है, बगैर किसी केस के लोगों को उठाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ जो है वो उनके साथ भी ज्यादती की गई है। फिर उन्होंने धमकी भी लगाई मरियम नवाज ने। बात यह है कि अगर अदालतों को भी आपने ड्राइव करना है, आपको लगता है कि अदालतों से लोगों को उम्मीद है, इन्हीं अदालतों ने मियां नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया, मफरूर करार दिया। इन्हीं अदालतों से आपके वालिद को आवाज़ पड़ती है कि नवाज शरीफ हाजिर हो, तो हाजिर हो ना भाई। फिर अगर तो अदालतों से आपको उम्मीद है इंसाफ की, तो सबसे पहले अपने वालिद के लिए उम्मीद रखिए और उनको पाकिस्तान बुलाकर कहिए कि वो आके अदालतों का सामना करें। वो तो अदालतों का सामना नहीं कर रहे। मौलाना फजलुर रहमान को कहिए कि जाके सामना करें केसेस का, वो तो सामना नहीं कर रहे। तो फिर अदालतों से आपको चाहिए इंसाफ अपनी मर्जी का। ये एक और इसका रीज़न है। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मज़े की एक बात की। इनकी लहजे से मियां नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहबा के मैं बड़ी अच्छी तरह इनकी कवरेज करता रहा हूँ। मैं रिपोर्टर था उस दौर से, रायबंड भी आता जाता हूँ, मियां साहब को बहुत दफ़ा मिला हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज के लहजों के अंदर आज बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इनको इस्तेमाल करके गंदे टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। यानी इनसे माथे टिकवा लिए, मज़ारों पे हाज़िरियाँ दिलवा दी, जीए भुट्टो और पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवा दिए, दुआएं मंगवा ली और बाद में कहा जी हम वो नहीं करते जो आप चाहते हैं, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। तो पीएमएलएन को आज बहुत मायूसी हो रही थी और ऐसे मायूसी के आलम में ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी उनके लिए बहुत परेशान कौन है। नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि आमदन से ज़्यादा असासे, ये क्या केस है? मियाँ साहब ये केस पता क्या है? मियाँ साहब को आज तक यही नहीं पता चला कि आमदन से ज़्यादा असासों वाला केस क्या केस होता है। ये कैसा एहतसाब है, ये कैसा केस है? मियाँ साहब ये केस ऐसे है कि अगर आपकी आमदन है 1 करोड़ रुपए और आपके असासे हैं 1 अरब रुपए के, तो आपको बताना पड़ेगा कि बाकी के 99 करोड़ रुपए कहाँ से आए। ये है जी ये केस। और अगर आपको लगता है कि ये क्या केस हुआ, तो इसका मतलब है फिर आप एहतसाब में या कानून में नहीं मानते। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।